नमस्कार दोस्तों, एनएलएम एजुकेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन है। स्वागत है साथियों। साथियों, हम आज एक पश्चिमी विचारक हैं कन्फ्यूशियस, इन पर चर्चा करने जा रहे हैं। कन्फ्यूशियस एक प्राचीन चीनी शिक्षक थे जिन्होंने अद्भुत विचार दिए। नैतिकता पर आधारित उन विचारों को आज हमें अपने सिर्फ ना केवल जानना है, मैं ये कहूँगा कहीं न कहीं अपनी जीवन शैली का भी आधार बनाएँगे तो बेटर रहेगा। तो आप कन्फ्यूशियस के बारे में हम चलते हैं, थोड़ा-थोड़ा सा जानकारी करते हैं। पहले हम सिंपली कि जो है व्हाइट बोर्ड के माध्यम से देखेंगे कि कन्फ्यूशियस महोदय क्या-क्या कहते हैं। कन्फ्यूशियस कहते हैं कि जो कन्फ्यूशियस थे वो बेसिकली चीनी शिक्षक थे, चीनी प्राचीन शिक्षक थे। इन्होंने नैतिकता मानवतावादी दर्शन दिया था। नैतिकता व मानवतावाद पर आधारित दर्शन प्रस्तुत किया था। अब मित्रों, इनके जीवन परिचय के बारे में थोड़ा-सा जानते हैं कि इन्होंने बेसिकली क्या नैतिकता पर आधारित क्या-क्या बातें की। इन्होंने वो बातें की जो वास्तव में बहुत ही अद्भुत हैं। तो ये अद्वैतवादी थे और कहते थे सभी शक्तियों का स्रोत कहीं न कहीं मानव का जो आंतरिक तत्व है, आत्मज्ञान है, वो है। ये सभी शक्तियों का स्रोत आत्मज्ञान को मानते हैं, कहीं न कहीं आत्मा को मानते हैं। स्वर्ग नरक में भी ये विश्वास नहीं करते हैं। तो कहते हैं ब्रह्मांड की शक्ति का स्रोत आत्मज्ञान ही है। जब व्यक्ति आत्मज्ञान को जागृत करेगा तो ब्रह्मांड को जान जाएगा, ऐसा बेसिकली कहते हैं। पिंग और यान दो शक्तियां ब्रह्मांड की बताते हैं जो आत्मज्ञान से संचालित होती हैं। ऐसा इनके विचार थे जो बेसिकली कन्फ्यूशियस के। कन्फ्यूशियस का जीवन परिचय देखते हैं साथियों। तो जीवन परिचय पर आते हैं कि वास्तव में इनका जीवन परिचय कैसे रहा है। तो आपको चीनी इतिहास भी जानना होगा थोड़ा सा, लेकिन ज़्यादा इतिहास पर ना चर्चा करके हम मूल मुद्दों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि हमें उनके राजनीतिक विचारों को और उनके दर्शन को ही जानना है। जीवन परिचय देखते हैं। इनका जन्म जो है 551 ईसा पूर्व हुआ था। झोऊ काल में मानते हैं कि इनका झोऊ काल में जन्म हुआ था। तो चीन का जो शासक झोऊ क्षेत्र में जन्म है, झोऊ शासक का काल था उसी में इनका जन्म है। तो झोऊ क्षेत्र में जन्म हुआ था। उस समय जो झोऊ का शासन था उसी को झोऊ क्षेत्र कहते थे। आज इसे गुफा क्षेत्र या बेसिकली जो है कि लू क्षेत्र भी कहते हैं। क्या कह देते हैं? लू लू क्षेत्र। आज चीन में ये लू क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म यहाँ पर हुआ था। तो साथियों, ये आपको ध्यान में रखना है या गुफा क्षेत्र भी कह देते हैं, गुफा क्षेत्र। तो यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। बेसिकली ये जन्म से एक कुशाग्र बुद्धि के थे और इन्होंने नौकरी भी सरकारी अर्जित की और न्यायिक पद पर भी कार्य किया, लेकिन इन्हें दर्शन का भी अद्भुत ज्ञान था। इसलिए इन्होंने नौकरी छोड़कर अपने जो दर्शन का जो प्रचार प्रसार पर बल दिया, अपने नैतिकता ज्ञान का प्रचार प्रसार पर बल दिया और इन्होंने चीन की विभिन्न क्षेत्रों में यात्राएं की। अलग अलग क्षेत्र में चीन की यात्राएं की और यात्रा करने के बाद कहते हैं 68 वर्ष की आयु में ये पुनः चीन वाले अपने लू क्षेत्र में लौटे और यहाँ पर उन्होंने स्कूल खोलकर बच्चों को शिक्षा देना शुरू किया और अनेक प्रकार की शिक्षाएं प्रदान की, जैसे अनुष्ठान की शिक्षा, म्यूजिक की, तीरंदाज की, घुड़सवारी की, सुलेखन की, मैथमेटिक्स की। और ये 6 विषयों को ये महत्वपूर्ण मानते भी थे और इनकी शिक्षा पर भी इन्होंने बल दिया। फिर ये शिक्षा देते देते 72 वर्ष की आयु में कहते हैं इनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन उनके विचारों को आज भी चीन में कहीं ना कहीं अपनाया जा रहा है और कहते भी उनकी शिक्षाओं को विचारों का 100 स्कूल। क्या कहते हैं? उनकी शिक्षाओं को विचारों का 100 स्कूल कहते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। विचारों का 100 स्कूल, कन्फ्यूशियस के विचार को बेसिकली ये कहा जाता है। जो एक प्राचीन शिक्षक थे, ये चीन के लिए आज भी एक आदर्श जीवन शैली का प्रतीक हैं। चीनी दर्शन और चीनी नैतिकता का आज भी आधार बने हुए हैं। तो ये बेसिकली ध्यान रखना है। अब ये जो कन्फ्यूशियसवाद था, जो इनके विचार थे, उनको जनरली कन्फ्यूशियसवाद भी कह देते हैं कि कन्फ्यूशियस जो शिक्षक ने विचार दिए थे नैतिकता पर आधारित, उसको रूइज्म भी कहा जाता है। तो रूइज्म क्या है कि कन्फ्यूशियस के विचारों को ही रूइज्म कहा जाता है। ये विचार जो थे बेसिकली ये नैतिकता, सामाजिक सौहार्द, सद्गुण
पर आधारित थे। कहीं न कहीं ये समाज की एकता पर बल देते थे, समाज की एकता, सामाजिक एकता को महत्वपूर्ण मानते थे। इसलिए बेसिकली आज भी कहीं न कहीं चीनी दर्शन का ये आधार बने हुए हैं। वास्तव में जो जो चीन के कन्फ्यूशियस विद्वान ने जो दर्शन दिया, वो न केवल मानवतावादी है, बल्कि कहें तो नैतिक ता पर आधारित धर्मनिरपेक्ष मानवतावादी है। यानी कि धर्म की बात इसमें नहीं है, तो लोग इसको एक नैतिक दर्शन मात्र मानते हैं, धर्मनिरपेक्ष मानवतावादी दर्शन की संज्ञा देते हैं। तो ये छोटी-छोटी बातें तो ये सारे ध्यान में आपको रखनी चाहिए कि बेसिकली ऐसा इनके बारे में कहते हैं। इनका मूल नाम क्या था कन्फ्यूशियस का, ये भी थोड़ा-सा ध्यान में रखना। कोंग फूजी कहते हैं, इनका मूल नाम था कोंग फूजी। कोंग फूजी नाम था इनका। इसको बेसिकली कुछ लोग मास्टर कोंग भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? मास्टर कोंग। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और कहते हैं इनका एक पुत्र दो पुत्रियां थी। इनका बेसिकली एक पुत्र था और दो पुत्रियां थी। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। सब बातें जो है अद्भुत नॉलेज कहीं ना कहीं है, तो इनके बारे में ध्यान रखना चाहिए। वास्तव में जो कन्फ्यूशियस या कोंग फूजी ने, मास्टर कोंग ने जो नैतिकता पर आधारित दर्शन दिया, वो इस जीवन की एक शैली है। क्या है जीवन की शैली? जो सामाजिक सौहार्द, सामाजिक एकता, नैतिकता, सद्गुण, आत्मज्ञान पर आधारित है, जो वास्तव में मानव को जीने की एक कला प्रदान करती है। किस प्रकार से मानवता का विकास करें, तो वो आपको ध्यान में रखना है। बेसिकली उन्होंने नैतिकता पर इतना अधिक बल दिया था, उन्होंने जायरन और जूंजी जैसे शब्दों का प्रयोग भी किया था। जैसे जायरन क्या है, जूंजी क्या है, तो ऐसे शब्दों को उन्होंने माना था। जायरोन, जूंजी, ऐसे शब्दों का प्रयोग भी किया था। अब इन दोनों में अंतर भी करते हैं, नैतिकता के नियम भी बताए थे और जायरन जूंजी में शब्दों का प्रयोग किया था। जायरन का मतलब है बैड व्यक्ति, जो स्वार्थी व लालची है। स्वार्थी है, लालची है, जो बाह्य नियमों से संचालित होता है, निर्देशित होता है। बाह्य नियमों से, आत्मा की बात नहीं मानता, भौतिक वातावरण से निर्देशित होता है, उसको उन्होंने जायरीन कहा। लेकिन जो गुड इंसान है, जो मानवता की बात करता है, जो दया परोपकार जिसके अंदर है, उसे बेसिकली जो आंतरिक नियमों से निर्देशित होता है, उसे वो जूंजी कहते हैं। और किसको अच्छा मानते हैं? जूंजी को ही अच्छा मानते हैं। वो कहते हैं जूंजी ठीक है, बेड वाला नहीं हो चाहिए। तो वास्तव में देखा जाए तो इन्होंने नैतिकता पर आधारित ज्ञान पर ध्यान दिया था। इसलिए उनके विचार जो है, कन्फ्यूशियस के विचार वास्तव में अद्भुत थे। आज भी कहीं ना कहीं वो मानव जाति का कहीं ना कहीं क्या करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। तो वास्तव में देखा जाए, जिस प्रकार से प्लेटो जैसे विचारक सद्गुण की बात करते हैं, उसी प्रकार से कन्फ्यूशियस भी सद्गुण पर बल देता है और भौतिकता का विरोध करते हुए नैतिकता, सद्गुण और मानवता और एकता पर ध्यान देता है। सबसे महत्वपूर्ण वो सामाजिक संबंधों को महत्वपूर्ण मानता है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो चीनी विचारक कन्फ्यूशियस के विचार इस सद्गुण के संदर्भ में अद्भुत हैं, चिंतन की दिशा में एक नया कदम है, जो वास्तव में आज भी हमारा कहीं ना कहीं मार्गदर्शन करते हैं। फिर साथियों आगे देखते हैं कि उन्होंने और क्या क्या विचार दिए। अब बेसिकली कन्फ्यूशियस जो थे, वो शिक्षक भी थे। कहते हैं वो विद्यालय भी चलाते थे, विद्यालय में बच्चों को विभिन्न प्रकार की व्यवहारिक शिक्षाएं देते थे। और कहते हैं वो 6 प्रकार की शिक्षाओं को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते थे। अब वो 6 प्रकार की शिक्षाएं कौन सी हैं, उस पर भी हम चर्चा करते हैं साथियों। आइए, कन्फ्यूशियस और 6 प्रकार की शिक्षाएं। कन्फ्यूशियस ने 6 प्रकार की शिक्षाओं को महत्वपूर्ण माना। वो शिक्षाएं कौन कौन सी हैं साथियों, वो भी आपको ध्यान में रहना चाहिए। अन्यथा आप क्या है, कहीं ना कहीं भटकने का वाला है। पहला है वो राइट्स रिटिस को या अनुष्ठान को महत्वपूर्ण मानते हैं।
अनुष्ठान को भी उन्होंने महत्वपूर्ण माना, अनुष्ठान की शिक्षा कि हमें किस प्रकार से कौन सा क्रम करना चाहिए, उसका एक निश्चित सीक्वेंस होना चाहिए। धार्मिक कार्य का अनुष्ठान नहीं है, सिंपल सामाजिक कार्य का अनुष्ठान है। वही रीति रिवाज जो भी एक परंपरा है, कार्यक्रम है, उसको एक तरीके से आयोजित करना चाहिए। ये तो एक रिट्स की बात की, अनुष्ठान की बात की, रीति रिवाज की उन्होंने बात की, इसका ज्ञान होना चाहिए। दूसरा, वो म्यूजिक को महत्वपूर्ण मानते हैं, संगीत को, म्यूजिक संगीत को महत्वपूर्ण मानते हैं। उसके बाद वो तीरंदाजी की बात करते हैं, तीरंदाजी और घुड़सवारी को भी महत्वपूर्ण मानते हैं, घुड़सवारी को महत्वपूर्ण मानते हैं। फिर वो सुलेखन और मैथमेटिक्स की बात करते हैं। सुलेखन, सुलेखन का मेनली मतलब है अच्छा लेखन, दृश्यों के माध्यम से लेखन की बात की, तो सुलेखन को बहुत अधिक बल देते हैं। वो कैलीग्राफी की बात करते हैं, यानी कि कैलीग्राफी की बात करते हैं। और छठा है मैथमेटिक्स, गणित या मैथमेटिक्स को महत्वपूर्ण मानते हैं। अब साथियों, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वो किस विषय पर ध्यान देते हैं कि नहीं देते, तो आपको ध्यान रखना है कि 6 विषय बताए। पहला लिटरेचर, तो अनुष्ठान है, फिर म्यूजिक है, संगीत है, तीरंदाजी है, घुड़सवारी है, सुलेखन है, कोलिग्राफी है, दृश्यों के माध्यम से लिखना, सुंदर राइटिंग में लिखना, गणित है, मैथमेटिक्स है। इन 6 विषयों पर उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण माना था और कहते हैं कि ये 6 प्रकार की शिक्षाएं हैं, कहीं ना कहीं मानव को नैतिकता, सद्गुण, आत्मज्ञान के अनुरूप हैं। ये समाज में एकता लाने का काम करेंगी, ये शिक्षाएं सामाजिक एकता का काम करेंगी और कहीं ना कहीं सामाजिक सौहार्द स्थापना को बढ़ावा देंगी। ऐसा बेसिकली वो कन्फ्यूशियस महोदय कहते हैं, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। फिर बेसिकली कहते हैं कि जो कन्फ्यूशियसवाद था वो कोई धर्म नहीं था, एक दर्शन था जो नैतिकता पर आधारित था। तो उस पर भी चर्चा करते हैं कि कन्फ्यूशियस धर्म है या दर्शन है, लेकिन इसे अधिकांश विद्वान दर्शन ही मानते हैं साथियों। तो आइए चर्चा करें कि कन्फ्यूशियसवाद जो कन्फ्यूशियस ने विचार दिए वो कोई धार्मिक विचार नहीं थे, धर्म नहीं, दर्शन है। क्या है? दर्शन है। देखो साथियों कि बेसिकली जो है धर्म और दर्शन में क्या अंतर है, ये आप जानते हैं कि कन्फ्यूशियसवाद मानवता, नैतिकता इनकी बात तो करते हैं, मानवता की, नैतिकता की, सामाजिक सौहार्द की, सामाजिक एकता, सामाजिक सौहार्द, इनकी बात तो करते हैं। लेकिन जो धर्म के मूल एलिमेंट हैं वो इनके अंदर नहीं, नैतिकता के एलिमेंट तो हैं भाई, ये एलिमेंट तो हैं, लेकिन धर्म के अंदर क्या रहता है, जो बातें वो कहीं ना कहीं धर्म से अलग करती हैं। तो धर्म से पहली चीज, ये बेसिकली किसी भी ईश्वर को नहीं मानते, ईश्वर या अति मानवीय शक्ति को महत्व नहीं देते, ईश्वर और अति मानवीय शक्ति को नहीं स्वीकार करते। पहली चीज धर्म से इन्हें ये चीज अलग करती है कि कन्फ्यूशियसवाद एक धर्म नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कन्फ्यूशियसवाद धर्म है कि दर्शन है, तो दर्शन है, धर्म नहीं है, क्योंकि ईश्वर और ये अति मानवीय शक्ति को ये नहीं मानते। फिर बेसिकली ये जो दूसरा है, स्वर्ग नरक मोक्ष की अवधारणा को भी स्वीकार नहीं करते, स्वर्ग नरक और मोक्ष की अवधारणा को भी स्वीकार नहीं करते, या मोक्ष की अवधारणा को स्वीकार नहीं करते। ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा वो क्या कहते हैं वो भी आपको पता रहना चाहिए कि बेसिकली इनका कहना है कि जो ये कन्फ्यूशियसवाद है वो धर्म की भांति कि धार्मिक पुस्तकों की बारे बात नहीं करते, धार्मिक प्रतीकों को महत्व नहीं देते, धार्मिक पुस्तक
या धार्मिक प्रतीकों का प्रयोग भी नहीं करते। उनकी जो पुस्तकें संबंधित हैं वो नैतिकता से संबंधित ही हैं। भाई मानव अपने हिसाब से मना लेता है, उसको ये नहीं मानते कि श्रेष्ठ ग्रंथ है, इसका पालन करना अनिवार्य है। ऐसा कोई इनका धार्मिक प्रतीक भी नहीं है और धार्मिक पुस्तक भी नहीं है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इस प्रकार कह सकते हैं कन्फ्यूशियसवाद, जो कन्फ्यूशियस जो दर्शन है वो एक दर्शन है, उनके विचार दर्शन का स्रोत हैं, ना कि धर्म का स्रोत हैं। तो अधिकांश विद्वान मानते भी हैं कि कन्फ्यूशियस ने जो विचार दिए, जो रुइज्म जिसके नाम से जानते हैं, वो नैतिकता और सद्गुण पर, आत्मज्ञान पर आधारित हैं। एक दर्शन है, एक सद्गुण पर आधारित ज्ञान है, एक जीवन जीने की शैली है, उसे धर्म नहीं मानना चाहिए। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि उसमें ना तो ईश्वर और आत्मी मानवीय शक्ति की बल है, बात की स्वीकार किया गया है, ना स्वर्ग नरक को स्वीकार किया गया है। सब कुछ शक्ति का स्रोत मानव का जो आत्मज्ञान है उसको माना गया है। कहते हैं आत्मज्ञान से मानव इस ब्रह्मांड की शक्ति को जागृत कर सकता है और ब्रह्मांड को जान सकता है। ऐसा बेसिकली कन्फ्यूशियस महोदय और कन्फ्यूशियसवाद का कहना है। तो ये बातें आपको स्पष्ट होनी चाहिए। आगे चलते हैं साथियों कि बेसिकली ये क्या है कि इनके दर्शन कौन कौन से, नैतिकता के नियम कौन कौन से यूज करते हैं, वो भी आपको ध्यान में रखना है। नैतिकता के नियम क्या क्या हैं इनके, तो वो भी आपको पता रहना चाहिए कि कन्फ्यूशियस ने नैतिकता के नियम क्या क्या बताए। सबसे पहले रेन बताया। रेन में वो परोपकारिता दया की बात करते हैं। रेन का मतलब होता है परोपकारिता दया। तो ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। ही का मतलब है नैतिकता, ये नैतिकता या न्याय, नैतिकता और न्याय से मतलब है। बेसिकली ली का मतलब है नैतिक मानदंड। ली का मतलब क्या है? नैतिक मानदंड जो मानव के सामान्य जीवन से संबंधित हैं। ये छोटी छोटी शब्दावलियां अगर आप ध्यान रखेंगे साथियों तो आप अच्छे से कर भी पाएंगे। जी का मतलब है उचित। जी, जेड है साथियों ये जी। जी का मतलब है दूसरों के व्यवहार में उचित परखने की क्षमता, कि भाई किसका व्यवहार कौन सा उचित है कि नहीं है, परखने की क्षमता होनी चाहिए। ये क्या है? जी। जी के बाद है झोंग। झोंग जो है वफादारी का प्रतीक है। झोंग वो कहते हैं वफादारी को। इस प्रकार से उन्होंने अनेक नैतिक नियम बताए। तो ये नैतिक नियम कहीं ना कहीं, कहीं नैतिकता के मानदंड जो नियम दिए वो वास्तव में कहीं ना कहीं आज भी मानव जीवन के दर्शन का, हर प्रकार के दर्शन का, जितने भी विद्वान हैं इन सभी बातों पर बल देते हैं। वही कन्फ्यूशियसवाद ने कहा। तो आपसे पूछेगा रेन में वो क्या लेते हैं? परोपकारिता दया को लेते हैं। ई में नैतिकता न्याय को लेते हैं। ली में नैतिक मानदंड लेते हैं जो मानव के सामान्य जीवन से संबंधित हैं। झी में दूसरों के व्यवहार को उचित देखने की, दूसरों के व्यवहार में उचित क्या है ये देखने की क्षमता है। झोंक में मतलब वफादारी से। तो इस प्रकार से इन्होंने ये जो अद्भुत विचार दिए, नैतिकता के नियम दिए, वो कहीं ना कहीं आज भी मानव संबंधों का स्रोत बने हुए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर उन्होंने रेक्टिफिकेशन थ्योरी भी की थी। रेक्टिफिकेशन या जो है या रेक्टिफिकेशन या मानदंड थ्योरी, तो परोपकारिता मानदंड, सामाजिक मानदंड थ्योरी, मानदंड सामाजिक थ्योरी, ये क्या था बेसिकली उनका सिद्धांत। इसमें वो कहते हैं कि वास्तव में नैतिकता समाज में तभी बनी रहेगी जब हम क्या करेंगे? नैतिकता के नियमों का पालन करेंगे, कर्तव्यों का पालन करेंगे। कर्तव्यों के पालन से ही कहीं ना कहीं नैतिकता के नियम बने रहेंगे। कर्तव्यों के पालन से क्या बने रहेंगे? नैतिकता के नियम। साथ में जब हम सामाजिक एकता पर बल देंगे, सामूहिकता पर बल देंगे, तभी कहीं ना कहीं नैतिकता के नियम बनेंगे। सामाजिक एकता, सामाजिक संबंध और सामाजिक सौहार्द पर बल देंगे, तभी कहीं ना कहीं समाज में नैतिकता के नियम बने रहेंगे। अन्यथा नहीं तो फिर ये नैतिकता के नियम समाप्त होने का खतरा भी उत्पन्न हो जाता है। सौहार्द पर बल देंगे
तभी नैतिकता के नियम बने रहेंगे। ये बेसिकली उन्होंने कहा, तो आपको ध्यान में रहना चाहिए, ये बात उन्होंने की। फिर नैतिकता के नियम बने रहेंगे। नैतिकता के नियमों पर आधारित नियम बने रहेंगे। फिर नैतिकता के नियमों पर आधारित उन्होंने 5 संबंधों की भी चर्चा की थी। मैं उनका भी आपको उल्लेख कर देता हूं कि वास्तव में उन्होंने नैतिकता के नियमों पर आधारित 5 संबंध कौन-कौन से बताए, तो वो भी है, जिसे प्रभुत्व याचक के संबंध भी कह देते हैं, डोमिनेंस और कहीं न कहीं सबमिशन के संबंध भी कह देते हैं। तो आइए, तो जो उन्होंने कन्फ्यूशियस ने जो 5 संबंध बताए नैतिकता पर आधारित मानव के, वो क्या है? तो उसमें है कन्फ्यूशियस, और मानव के नैतिकता पर आधारित 5 संबंध। तो ये आपको चेक करना है, धीरे-धीरे शांति से देखना है, तो इसमें तनाव नहीं लेंगे। तो बेसिकली वो क्या कहते हैं कि ये जो 5 संबंध हैं, ये कहीं न कहीं किस पर आधारित हैं? किसके संबंध हैं? प्रभुत्व और याचक के संबंध हैं। प्रभुत्व और याचक। एक तरफ प्रभुत्व है जिसका प्रभाव रहता है, जो कहीं न कहीं शासन करने का काम करता है, जो उच्च है वो। एक याचक है। प्रभुत्व को डोमिनेंस कहते हैं। और याचक को सबमिशन कहते हैं। कहते हैं डोमिनेंस को दया और परोपकारिता पर आधारित संबंध बनाने चाहिए, जबकि याचक को जो है सम्मान, सम्मान रेस्पेक्ट का जो नियम है वो पालन करना चाहिए। अगर वास्तव में दोनों सामाजिक संबंधों को बनाए रखना चाहते हैं, तो जिसका प्रभाव है उसको क्या करे, दया और परोपकारिता का नीति अपनाए, और जो याचक है वो सम्मान दे प्रभुत्व को, तब जाके दोनों में संबंध बनते हैं, तभी कहीं ना कहीं विकास होता है। भाई शासक वर्ग जो भी है, उच्च वर्ग है, शासक वर्ग है, वो दया और परोपकारिता दिखाए, और जो याचक है, निम्न वर्ग है, जो कहीं ना कहीं वो सम्मान उत्पन्न करे, प्रभुत्व को कहीं ना कहीं सम्मान या रिस्पेक्ट प्रदान करे। तो ये बेसिकली जब ऐसी नीति दोनों पक्ष अपनाएंगे, तभी कहीं ना कहीं सामाजिक संबंध बने रहेंगे, समाज में एकता बनी रहेगी, सामाजिक सौहार्द बना रहेगा। ऐसा बेसिकली कन्फ्यूशियस महोदय कहते हैं। फिर वो 5 प्रकार के संबंधों की चर्चा करते हैं। वो 5 संबंध कौन कौन से हैं, उस पर भी आइए साथियों चर्चा कर लेते हैं। तो 5 संबंध कौन कौन से बताते हैं, उस पर भी हम चर्चा करते हैं। तो 5 संबंध कौन कौन से हैं? पहला है रूलर और सब्जेक्ट का संबंध। रूलर का मतलब है शासक, सब्जेक्ट का मतलब है शासित। फिर है मित्र मित्र का संबंध, फ्रेंड फ्रेंड रिलेशन। फिर बेसिकली है हाउस वाइफ का जो है रिलेशन, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई पति पत्नी का जो संबंध है वो भी ध्यान रखना है। तो पति पत्नी का संबंध। फिर बेसिकली है यंगर ब्रदर और बड़े भाई और छोटे भाई का संबंध। फिर बेसिकली है माता पिता और बच्चों का संबंध। देखो साथियों, इन 5 संबंधों के बारे में वो कहता है कि बेसिकली जो इधर है वो क्या है, प्रभुत्व है, डोमिनेंस है। ये प्रभुत्व है, डोमिनेंस है। क्या है? प्रभुत्व है, डोमिनेंस है। और इधर वाला जो है, ये जो शासित वर्ग है, मित्र वाला है, ये याचक है, ये सबमिशन है।
वो कहते हैं इन पांचों संबंधों में जो इधर वाले जो लोग हैं इनको दया, परोपकारिता इसका नियम अपनाना चाहिए। परोपकारिता का, उदारता का, दया का ये नियम अपनाने चाहिए। यानी कि रेन की नीति अपनानी चाहिए, दया, ठीक है ना? तो ये ध्यान रखना है। दया की, परोपकारिता की, रेन की नीति अपनानी चाहिए। किसकी नीति अपनानी चाहिए? रेन की पॉलिसी, ठीक है ना? तो ये कहते हैं दया, परोपकारिता, रेन की नीति अपनाएं, रेन का नियम अपनाएं। जो इधर वाले जो हैं वो बेसिकली क्या करें? रेस्पेक्ट का, सम्मान की नीति अपनाएं। ये उच्च वर्ग का जो है सम्मान करें और कहीं ना कहीं उनके प्रति वफादारी रखें, यानी कि झोंक की नीति अपनाएं। रेस्पेक्ट करना और झोंक की नीति करना, ये बेसिकली वो कहते हैं कि वो ध्यान में रखें कि भाई ये तभी जाके कहीं ना कहीं ली की नीति अपनाएं, कहीं ना कहीं वो नैतिक मानदंडों का पालन करे, तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच में समन्वय बना रहेगा और संबंध आसानी से संचालित होंगे। ऐसा बेसिकली कहते हैं कन्फ्यूशियस महोदय। तो ये 5 संबंध उन्होंने जो बताए वो आपको सारे स्मरण रहने चाहिए कि ये 5 संबंधों की चर्चा कन्फ्यूशियस महोदय करते हैं। इसके साथ साथियों उन्होंने परंपराओं का महत्व भी बताया कि परंपराएं क्या करती हैं। प्रभुत्व और याचक संबंध के 5 प्रकार के संबंध बताने के बाद उन्होंने प्रभुत्व के महत्व के, परंपराओं के महत्व की चर्चा भी की। तो मैं उस पर भी डिस्कस कर देता हूं, फिर हम पीपीटी के माध्यम से पूरा एक बार फिर देखेंगे साथियों। अब साथियों आपको जितना भी है उतना ध्यान में रखना है और इसमें अच्छे से याद कर लेना। क्वेश्चन जो आएगा आपको मिल जाएगा दर्शन में से, बस आपको क्या है कि हर बात को नोट करनी है, क्योंकि ये भारतीय राजनीति में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूशियस को पढ़ा भी नहीं जाता, लेकिन मैं इसके लिए इतने तथ्य लेके आया हूँ कि आपका काम आसानी से होगा और बेटर ढंग से काम होगा। तो आप इसमें तनाव ना लीजिएगा, इसमें आसानी के साथ पूरों को पढ़ लीजिएगा। तो क्या बताते हैं परंपराओं का महत्व? कहते हैं ये सामाजिक एकता को बनाए रखते हैं। परंपराएं सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा देती हैं। तो कैसे करेंगे वास्तव में परंपराओं का महत्व कहाँ कहाँ होता है, कहाँ पर परंपराओं का पालन करना पड़ता है? तो कहते हैं परंपराओं का पालन करना पड़ता है। तो सौहार्द को बढ़ावा देती हैं परंपराएं। किसको बढ़ावा देती हैं? को बढ़ावा देती हैं। फिर परंपराओं का पालन कहाँ करना पड़ता है? परंपराओं का पालन कहता है कन्फ्यूशियस, परंपराओं का पालन करना पड़ता है, परंपराओं का पालन जो है, देखो साथियों ये कन्फ्यूशियस के अनुसार पहला पूर्वजों को श्रद्धा व्यक्त करने में, जब श्रद्धा जो है सम्मान करते हैं, उनका अनुष्ठान करते हैं, पूर्वजों के प्रति सम्मान व्यक्त करें, श्रद्धा व्यक्त करने में, तब परंपराओं का पालन करना चाहिए। फिर विवाह आयु की निर्धारण में परंपराओं का पालन करना चाहिए, विवाह के नियमों में, तब वहाँ भी विवाह आसानी से नहीं करना चाहिए, जो एज वगैरह को ध्यान में रखना चाहिए, वहाँ भी परंपराओं का पालन जरूरी है। फिर बेसिकली ये कहते हैं कि हमें जो है आगे दुख प्रकट करने में, यहाँ भी निश्चित नियम रहते हैं, परंपराएं रहती हैं, तो यहाँ पर भी परंपराओं को प्रकट करना चाहिए। दुर्ग पट करते समय ये परंपराओं का पालन करना चाहिए। देखो साथियों इस प्रकार की परंपराएं अगर हम पालन करेंगे तो कहीं ना कहीं इससे सामाजिक एकता और सौहार्द बना रहता है। वैसे भी हम देखते हैं कि बहुत सारे समाज शास्त्रियों ने और राजनीति शास्त्रियों ने बताया भी है कि दुख प्रकट करते समय अगर वास्तव में कहीं ना कहीं परंपराओं का पालन होता है कि तो सामाजिक एकता बनी भी रहती है। जैसे कि रेडक्लिफ ब्राउन ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनजातियों में विलाप प्रथा का अध्ययन किया था। तो यहाँ पर डिस्कस कर देते हैं साथियों कि इन्होंने विलाप प्रथा का अध्ययन किया था रेडक्लिफ ब्राउन ने। कहाँ पर पाई जाने वाली? अंडमान निकोबार की जनजातियों में। अंडमान निकोबार जो भारत में है वहाँ पर जो जनजातियाँ पाई जाती हैं वहाँ विलाप प्रथा पाई जाती है। विलाप प्रथा क्या है कि सिर्फ कोई किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो रोने की प्रथा। तो कहते हैं रेडक्लिफ ब्राउन ये विलाप प्रथा जो है समाज में एकता बनाए रखने का कार्य करती है। तो वही बात कहीं ना कहीं कन्फ्यूशियस महोदय ने भी कहा कि ये जो सामाजिक एकता, सामाजिक सौहार्द का स्रोत है परंपराएं, इसलिए हमें परंपराओं का पालन करना चाहिए। तो देखा जाए एडमंड बर्ग भी ये कहते हैं कि हमें रीति रिवाज और परंपराओं का पालन करना चाहिए, ये सामाजिक एकता को बनाए रखने की बात करते हैं। तो देखा जाए तो इनके विचार काफ़ी हद तक
जो है समाजशास्त्रियों से या रूढ़िवादी विचारकों से भी मिलते हैं और साथ में जो यूनानी विचारक हैं प्लेटो से उनसे भी साम्यता रखते हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने जो विचार दिए साथियों वो कहीं न कहीं अद्भुत हैं। लेकिन अभी मैं आपको पीपीटी के माध्यम से धीरे-धीरे फिर एक बार सने-सने बताने की कोशिश करता हूँ साथियों। आइए तो देखते हैं इसमें। सबसे पहले कन्फ्यूशियसवाद या कन्फ्यूशियस, इनका मूल नाम कोंग फूजी था या मास्टर कोंग भी कहते हैं। इनका जन्म 551 ईसा पूर्व मानते हैं। इनका जन्म चीन के झोउ क्षेत्र में हुआ था। झोउ क्षेत्र एक्चुअली झोउ शासक थे, उन्हीं के नाम पर रखा गया। वर्तमान में उसको कूफा क्षेत्र या लू क्षेत्र भी कह देते हैं। कोंग फूजी के एक पुत्र व दो पुत्री थे। इन्होंने अनेक क्षेत्रों में कार्य किया, न्यायिक पद में भी कार्य किया, लेकिन नौकरी छोड़कर दर्शन के प्रचार प्रसार के लिए निकल गए। 68 वर्ष की आयु में अपने राज्य लू लौटे और 72 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु भी हो गई थी। इन्होंने मानवतावादी नैतिक धर्मनिरपेक्ष दर्शन प्रस्तुत किया था। तो ये छोटी छोटी बातें तो ध्यान रखना, इनका दर्शन ये था। फिर कन्फ्यूशियस चीन के प्राचीन शिक्षक थे जिन्होंने सद्गुण, आत्मज्ञान, नैतिकता पर बल देते हुए एक मानवतावादी धर्मनिरपेक्ष दर्शन प्रस्तुत किया, जिसे मानव जीवन शैली का आधार माना जा सकता है, जो मानवीय संबंध और सामाजिक सौहार्द पर बल देता है। तो किस पर बल देता है? मानव जीवन शैली का क्या मान सकते हैं? आधार। ये बल किस पर दिया? मानवीय संबंध पर और सामाजिक सौहार्द पर। फिर मास्टर कोंग भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? मास्टर कोंग, ठीक है ना। अब इसके कोंग फीजी, मास्टर कोंग कई नाम है। शिक्षा, राजनीति और नैतिकता पर विचार व्यक्त कर मानव को आत्मज्ञान जागृत करने पर बल देते हैं। इनके अनुसार ब्रह्मांड की ऊर्जा का स्रोत आत्मज्ञान को बल देता है। तो कहते हैं कि आत्मा ही स्रोत है ब्रह्मांड की ऊर्जा का। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ये अद्वैतवादी हैं, मानव को ही समझ शक्तियों का स्रोत मानते हैं आत्मज्ञान को। तो ये बात भी ध्यान में आपको रखना चाहिए। अद्वैतवाद क्या मतलब क्या है? जो आत्मज्ञान और संसार के विकास दोनों की शक्तियों को स्रोत एक को ही मानते हैं। आगे चलती है साथियों। इन्होंने 6 विषयों की शिक्षा पर बल दिया था कि बेसिकली अनुष्ठान या रिटेस, म्यूजिक, तीरंदाजी, घुड़सवारी, कैलीग्राफी, सुलेख लेखन की जो एक दृश्य कला थी, मैथमेटिक्स, गणित। दोबारा से ध्यान रख लीजिए क्या क्या शिक्षाएं हैं। अनुष्ठान का है, म्यूजिक का मतलब संगीत, ठीक है, मैथमेटिक्स का मतलब गणित। तो 6 विषय कौन कौन से हैं ये आपको ध्यान रखना है कि अनुष्ठान का, संगीत का, तीरंदाजी, घुड़सवारी, सुलेख लेखन कला का और साथ में गणित का। ये 6 विषयों की शिक्षा पर बल दिया। कहा 6 विषयों की शिक्षा जो है कहीं ना कहीं मानव को नैतिकता के अनुरूप होनी चाहिए, जो सामाजिक एकता को बढ़ावा देने वाली होनी चाहिए, तो बेसिकली जो सामाजिक सौहार्द के विकास के लिए उपयोगी होनी चाहिए, ऐसा इनका मानना था। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर कन्फ्यूशियसवाद एक धर्म नहीं, नैतिकता पर आधारित मानवतावादी दर्शन था। इसको धर्म नहीं मानना चाहिए क्योंकि ईश्वर आत्मा मानवीय शक्ति को नहीं स्वीकार करते। ये धार्मिक प्रतीक और पुस्तक भी इनकी कोई नहीं है। ये नरक, स्वर्ग या मोक्ष को भी नहीं स्वीकार करते। इसलिए अधिकांश विद्वान इसे एक नैतिक दर्शन ही मानते हैं, नैतिक मानवतावादी धर्मनिरपेक्ष दर्शन। तो ये भी ध्यान रखना है, नैतिक भी है, मानवतावादी भी है, धर्मनिरपेक्ष दर्शन भी है। फिर ये परंपराओं का महत्व जो है स्वीकार करते हैं। तो परंपराओं का क्या क्या महत्व बताते हैं कन्फ्यूशियसवाद में, वो आपको ध्यान में रखना है कि कन्फ्यूशियसवाद ने परंपराओं को क्या महत्व दिया। तो इनका क्या महत्व बताया, तो आप देखिए साथियों कि महत्व की बात में वो क्या कहते हैं। तो बेसिकली कन्फ्यूशियसवाद के अनुसार परंपराएं, रीति रिवाज और अनुष्ठान का उद्देश्य सामाजिक एकता और सामूहिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। इनका प्रयोग विभिन्न अवसरों पर किया जाता है, जैसे पूर्वजों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने में, विवाह की आयु निर्धारण करने में, दुख प्रकट करने में। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं परंपराओं का विशेष महत्व रहता है, ऐसा कन्फ्यूशियस महोदय कहते भी हैं। आगे देखिए साथियों, कन्फ्यूशियसवाद और 5 संबंध। कन्फ्यूशियसवाद ने कहीं ना कहीं नैतिकता पर आधारित 5 संबंधों की चर्चा की है, जो नैतिकता और सद्गुण को बढ़ावा देते हैं, सामाजिक एकता को बढ़ावा देते हैं। ये संबंध है प्रभुत्व और याचक के संबंध। तो कहता है इन मानव संबंधों के आधार पर प्रभुत्व और याचक के मध्य संतुलन बना रहना चाहिए। तो संतुलन कैसे बना रहेगा? कहते हैं जब प्रभुत्व दया और परोपकारिता दिखाएगा और जो याचक है वो कहीं ना कहीं यानी कि रेन पर, काइंडनेस पर कार्य करेगा, और याचक जो है वो प्रभुत्व का सम्मान करेगा और रीति रिवाज परंपराओं के अनुसार कार्य करेगा। ये 5 संबंध कौन कौन से हैं ये मैंने आपको बताए थे। पहला है रूलर सब्जेक्ट रिलेशन, यानी कि शासक शासित संबंध।
दूसरा है फ्रेंड फ्रेंड मित्र मित्र संबंध। तीसरा है पति पत्नी संबंध। चौथा है बड़ा भाई और छोटे भाई के संबंध। पांचवा है जो माता पिता और बच्चों के संबंध। वो कहता है बेसिकली जो पहले वाले इधर वाले हैं, जो रेड पेन से आपको दिखाई दे रहे हैं, ये इनका हिंदी तो मैंने इधर लिखा है, तो ये तो बेसिकली क्या है, प्रभुत्व वाले हैं। क्या है? प्रभुत्व। और जो नीले वाले दिखाई दे रहे हैं ये क्या है? याचक है। क्या है? याचक। कहते हैं जो प्रभुत्व है उसको दया परोपकारिता रेन की नीति अपनानी चाहिए। कैसी नीति अपनानी चाहिए? रेन वाली। और इनको रेस्पेक्ट वाली कैसी अपनानी चाहिए? ये की नीति। तो बेसिकली ये कहते हैं इधर वाले जो हैं ये रेस्पेक्ट की नीति अपनाएं। तो इस प्रकार से कहते हैं कि तभी याचक और उस प्रभुत्व में कहीं ना कहीं संतुलन बना रहेगा और सामाजिक एकता बनी रहेगी, सामाजिक सौहार्द बना रहेगा। तो साथियों आपको ये समझ आया होगा अच्छे से। तो ये बात तो हमारे सामान्य जीवन का भी आधार है। अब आगे चलते हैं साथियों। तो आगे जो है वो आपको ध्यान रखना है। ये तो ये चित्र के माध्यम से भी दिख रहा है। रूलर, सब्जेक्ट, फ्रेंड, फ्रेंड रिलेशन, हस्बैंड वाइफ, ओल्डर यंगर ब्रदर और पेरेंट और चाइल्ड। तो इस प्रकार से ये 5 संबंध बताते हैं कि चित्र अद्भुत बना है साथियों। तो चित्र को ध्यान में रख के देख सकते हैं। तो जो इधर वाले जो पहले शब्द लिखे हुए हैं वो तो कहीं ना कहीं प्रभुत्व को व्यक्त करते हैं, जिसको रेन की नीति अपनानी है। और दूसरे वाले याचक को प्रस्तुत करते हैं, याचक को। और ये इसको रेस्पेक्ट की नीति अपनानी है, नैतिकता के मानदंडों का पालन करना है, ई की नीति अपनानी है, ली की नीति अपनानी है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये बातें आपको स्पष्ट होनी चाहिए। 5 संबंधों की, ये भी आ सकता है कि संबंध की 5 संबंधों में शामिल नहीं है। तो आपको याद रहना चाहिए साथियों कि ये शासक शासित संबंध, मित्र मित्र संबंध, पति पत्नी संबंध, बड़े भाई छोटे भाई का संबंध और कहीं ना कहीं पेरेंट संबंध, तो ये बेसिकली 5 संबंधों की चर्चा करते हैं। आगे चलिए साथियों, आगे देखते हैं ये रेक्टिफिकेशन या रेडप्शन ऑफ नॉर्म्स की बात करते हैं। कहते हैं कि वास्तव में कि ये नैतिकता के नियम कब बने रहेंगे? जब हम उत्तरदायित्व का पालन करेंगे, कर्तव्यों का पालन करेंगे। तो 5 संबंधों के लिए नियम तभी लागू होंगे जब हम कहीं ना कहीं दायित्वों का पालन करेंगे। अगर दायित्वों का पालन नहीं करेंगे तो नैतिकता भी नहीं बनी रहेगी। इसके लिए वो कर्तव्य पालन को महत्वपूर्ण मानते हैं। इसे ही नाम देते हैं रेक्टिफिकेशन थ्योरी। तो वास्तविकता में है, देखा जाए ये भी प्लेटो की भांति कर्तव्य पालन को महत्वपूर्ण मानते हैं, कहीं ना कहीं सद्गुण न्याय का स्रोत मानते हैं, नैतिकता का स्रोत मानते हैं। कि प्लेटो ने भी कहा था कि वास्तव में न्याय का आधार कर्तव्य पालन है। तो ये देखा जाए कि प्लेटो के साथ यहाँ इनकी काफ़ी साम्यता दिखाई देती है। इन्होंने भी कहीं ना कहीं कहा कि समाज में नैतिकता तभी बनी रहेगी जब कर्तव्य पालन करेंगे। तो ये बात आपको समझ आ जानी चाहिए कि कर्तव्य पालन को महत्वपूर्ण माना। अगर भारतीय विचारक मनु भी देखें तो भी कर्तव्य पालन को महत्वपूर्ण मानते हैं। तो ये थोड़ा सा तुलना करने में भी आप अपना सजग रहना चाहिए। अब चलते हैं साथियों आगे कि बेसिकली रेन में वो क्या क्या शामिल करते हैं। नैतिकता का नियम है रेन, उसमें क्या शामिल करते हैं? प्रेम, सौहार्द, दया रखो, गुणवान बनो, काइंडनेस, जेंटलमैन, अंदर की अच्छाई, इंटरनल गुडनेस। तो इन पर ज़्यादा ध्यान दिया उन्होंने, प्रेम पर, सौहार्द। रेन में क्या शामिल करते हैं? प्रेम, सौहार्द, दया रखना, गुणवान बनना और अंदर की अच्छाई यानी कि आत्मज्ञान की बात कहीं ना कहीं उन्होंने कही। आगे चलते हैं साथियों, फिर वो जियोरिन और जूंजी की बात करते हैं। जियोरिन क्या है? बैड व्यक्ति है, जो जायरोन भी बोल देते हैं, जो स्वार्थी है, लालची है, बाह्य निर्देशों को पालन करता है, उसको जायरोन बोलते हैं। ये कहते हैं ये निम्न श्रेणी का व्यक्ति, ऐसी नैतिकता नहीं अपनानी चाहिए, ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए। जूंजी को कहते हैं गुड है, जो उच्च नैतिक नियमों पर चलता है, सद्गुण पर आधारित है, अनुशासित है, आंतरिक निर्देशों का पालन करता है। तो कहते हैं ऐसी नीति अपनानी चाहिए। तो जूंजी की नीति अपनानी चाहिए, जायरोन की नहीं। ये कहना कन्फ्यूशियस महोदय का है। तो जूंजी का मतलब है नैतिकता वाली नीति, उच्च सद्गुण वाली नीति। तो ये बात आपको ध्यान में रहनी चाहिए। अब चलते हैं साथियों आगे, आगे देखते हैं कि कन्फ्यूशियसवाद में क्या है। कन्फ्यूशियसवाद को रूइज्म भी कह देते हैं। वास्तव में ये प्राचीन चीन में उत्पन्न वाले वाली विचार है, व्यवहार की एक प्रणाली है, परंपरा है, एक दर्शन है। तो धर्म तो कहना ठीक नहीं है कि वास्तव में एक मानवतावादी तर्कसंगत शासन करने का एक तरीका है।
चीनी शिक्षाओं का, विचारों का 100 स्कूलों का 100 स्कूल भी कहा जाता है इनको, शिक्षाओं का 100 स्कूल भी। ये मानवता की नैतिक प्रकृति की अभिव्यक्ति है। तो वास्तव में ये बातें आपको सारी ध्यान रहनी चाहिए। आगे चलते हैं साथियों कि रेन का मतलब क्या है। मैंने कहा ना, परोपकार, मानवता मनुष्य का सार है जो करुणा के रूप में प्रकट होता है। तो रेन में क्या कहते हैं, परोपकारिता मानवता का क्या है, सार है जो करुणा के रूप में, दया के रूप में प्रकट होता है। ई क्या है, वाई, अच्छा करने का नैतिक स्वभाव यानी कि न्याय, सद्गुण पर आधारित न्याय। ली क्या है, नैतिक मानदंड है जो मानव जीवन प्रणाली में, सामान्य जीवन प्रणाली में अपनाता है। जही क्या है, दूसरे द्वारा प्रदर्शित व्यवहारों में क्या है, उचित की क्षमता, देखने की क्षमता। फिर क्या है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। फिर एक बात और साथियों जो है वो इम्पोर्टेंट 2 बातें ध्यान रखनी है। 2015 में चीन में एक राष्ट्रीय पवित्र कन्फ्यूशियस चर्च की स्थापना की गई थी। तो ये भी इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन बनता है कि चीन में एक राष्ट्रीय पवित्र कन्फ्यूशियस चर्च की स्थापना भी 2015 में की गई थी। परंपरागत रूप से कन्फ्यूशियस को पाई क्लासिक का लेखक माना जाता है, यानी कि इन्होंने जो किताबें लिखी हैं वो 5 श्रेणियों में बटी हुई हैं। तो वो 5 किताबें भी मैं आपको भी बताऊंगा, उसमें भी आपको तनाव नहीं लेना है। अब वो किताबें कौन सी हैं, वो 5 क्लासेस किताबें कौन सी हैं, तो बेसिकली ये बताई हैं विद्वान जो है तू वेइमिंग ने। पहली जो किताब है इनकी आई चिंग है, जिसे क्लासिक ऑफ चेंज या बुक ऑफ चेंजेस कहे जाते हैं। ये क्लासिक्स में सबसे पुराना है। इनकी जो किताब है आई चिंग, क्लासिक ऑफ चेंज या बुक ऑफ चेंजेस, ये सबसे पुरानी पुस्तक है। ये एक आध्यात्मिक दृष्टि दिखाता है, अंकशास्त्रीय तकनीक और नैतिक अंतर्दृष्टि के साथ दिव्य कला को जोड़ते हैं। इसमें कहा गया ब्रह्मांड की 2 ऊर्जाएं पिन और यांग हैं। ये ब्रह्मांड की 2 ऊर्जाएं क्या मानते हैं, पिन और यांग, और इनके बीच बातचीत के रूप में पूरा प्रदर्शित भी है। तो ये ध्यान में रखना है। दूसरी किताब इनकी है क्लासिक ऑफ पोएट्री। तीसरी किताब है दस्तावेजों की पुस्तक है जिन पे इनके भाषण अभिलेख कहीं ना कहीं लिखित हैं। तीसरी किताब बुक ऑफ राइट्स है और चौथी किताब बुक ऑफ राइट्स है। पांचवी किताब जो है स्प्रिंग एंड ऑटम एनालस है। स्प्रिंग नहीं है, स्प्रिंग है। स्प्रिंग एंड ऑटम एनलस, वसंत और शरद ऋतु की अवधि में सामूहिक स्मृति में पुराणों को जीवित रखने की कला है। तो स्प्रिंग और ऑटमन सीजन जो है, पतझड़ और कहीं ना कहीं और बसंत, इनकी बारे में चर्चा इसमें की गई है और उसके माध्यम से कहीं ना कहीं आध्यात्मिकता की बात की गई है और नैतिकता पर बल दिया गया है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है। फिर इसके सिद्धांत क्या हैं वो भी आपको ध्यान रखना है। कन्फ्यूशियसवाद व्यक्तिगत स्वयं और स्वर्ग के देवता यानी कि एकता की खोज में हृदय घूमता है। इसकी संरचना अद्वैतवादी है। ये मानता है स्वर्ग कोई पहले से मौजूद लौकिक दुनिया नहीं है, ब्रह्मांड की ऊर्जा आत्म चेतना का स्रोत है। कहते हैं स्वर्ग क्या है, ये आत्म चेतना का स्रोत है। ये बेसिकली मानते हैं। इसके नैतिकता के नियम क्या हैं ये भी ध्यान रखना है। रेन परोपकार है, ये न्याय है, ली उचित संस्कार है, जो ज्ञान है, जिन अखंडता है, झोंग वफादारी है, जियो पवित्रता है, जी निष्ठा है, वाई धार्मिकता भी कह सकते हैं, चेंग दया है, सुदया क्षमा है, यांग बहादुरी है। तो इस तरीके से इसके नैतिकता के नियम हैं। तो अलग अलग प्रकार से, चूंकि साथियों जो प्राचीन ग्रंथ होता है, प्राचीन ग्रंथ में लेखन का और अन्य समस्याएं भी कहीं ना कहीं आती हैं, इसलिए मूल शब्दावलियां जो मैंने पहले बताई आपको उन्हीं को ध्यान रखना है। फिर आवश्यकता पड़े तो इस शब्दावली का आपको प्रयोग करना है। तो इस प्रकार से आपको कन्फ्यूशियस और कन्फ्यूशियसवाद के बारे में अद्भुत जानकारी मिली होगी। इसी के साथ मैं इस वीडियो में विदाई चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।